प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि 1848 में फ्रांस के मज्जू भाई ने मतलब फ्रेडरिक सॉर्यू नाम के एक बंदे ने एक कमाल की पेंटिंग बनाई, जैसे अपने मज्जू भाई बनाते थे। ये तस्वीर मज्जू यानी कि सॉर्यू भाई के दिमाग की सोच थी, मतलब उनके ख्वाबों की दुनिया। जैसे आप खुद को ख्वाब में पबजी का प्लेयर मानते हो। खैर, सॉर्यू ने अपने ख्वाब में फ्रांस को जैसा देखा था उसने उसे यूटोपिया कहा। यूटोपिया बोले तो ख्वाबों की दुनिया जिसमें सब कुछ परफेक्ट होता है। चित्र में दिखाया गया कि सभी स्त्री पुरुष बढ़ रहे हैं ज्ञान की तरफ, और ज्ञान की देवी खड़ी है हाथ में मशाल लिए, उसके दूसरे हाथ में लोगों के अधिकार जो लोगों को मिलने वाले थे। इससे पहले होता ये था कि एक राजा होता था और सारे फैसले सही या गलत वही लेता था। जनता बेचारी दुखों की थी मारी, जनता के कोई अधिकार नहीं होते थे, राजा मनमानी करता था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जनता ने कहा। मज्जू भाई ने तस्वीर में यह भी दिखाया कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड आज़ादी की मूर्ति से आगे लीड कर रहे हैं और फ्रांस भी अब मूर्ति के पास पहुंच गया है, जिसका मतलब यह है कि फ्रांस भी अब राजा से छुटकारा पाकर आज़ाद होने वाला है। फ्रांस के पीछे हैं जर्मनी वाले, जर्मन लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया, उसके पीछे सिसिली देश, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, फिर रूस। कहने का मतलब है कि मज्जू भाई यानी सॉर्यू के हिसाब से सब आज़ादी पाने के लिए बढ़ रहे हैं। असल में मज्जू भाई की ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो टाइम था जब ये सभी देश राजाओं द्वारा चलाए जा रहे थे और यहाँ तमाम तरह की परेशानियाँ भी थी। जनता परेशान थी, तो जिस तरह परेशान जनता ने फ्रांस में क्रांति की, ऐसी ही क्रांति बाकी देशों में भी होगी, ये लगा हमारे मज्जू भाई को और उन्होंने तस्वीर बना डाली। आप एक बात याद रखना कि देश को आज़ादी कोई एक इंसान नहीं दिला सकता है, इसके लिए सभी की ज़रूरत पड़ती है, खासकर जनता की। और जनता ऐसी क्रांति तब करती है जब जनता को अपने देश यानी राष्ट्र से प्रेम हो। इस देश प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो भैया, देश प्रेम की ये भावना दिखी पहली बार 1789 में, 1789 में। इसे याद रखने के लिए आप याद कर लो, एक साथ 8 लोग नहा रहे थे। यकीन नहीं आता है तो देख लो। तो फ्रांस इस वक्त एक जालिम राजा के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति होने से पहले हमें देखना होगा कि क्रांति हुई क्यों, और हुई भी तो 1789 में ही क्यों हुई। क्या पाप का घड़ा भर चुका था? चलिए थोड़ा सा और पीछे जाकर देखते हैं। अगर आप यूरोप का आज का नक्शा देखें और 18वीं शताब्दी का नक्शा देखें तो बहुत बदल गया है मैप, जिन्हें हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। पहले ये राजशाहियाँ डच कैंटनों में बटी हुई थी, जिनके राजा हुआ करते थे, उनका अपना इलाका होता था। पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजा राज करते थे। एक राजा के अधीन जो लोग होते थे उन्हें सिर्फ अपने राजा से मतलब होता था। वो ये नहीं मानते थे कि पड़ोसी राजा की जनता का रहन सहन, भाषा हमारे जैसी है भी, तो हम एक हैं। और फिर कई बार अलग क्षेत्र में रहने वाली जनता की भाषा अलग थी भी, इसलिए ये लोग एकता में नहीं बंधे हुए थे और इसका फ़ायदा राजा को मिलता था। वो आसानी से जनता पर अपना राज कर पाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब लोग अपने आप को एक संस्कृति का हिस्सा मानने लगे और राजा के खिलाफ एकजुट हो गए। ये जानने के लिए प्यारे बच्चों, हमें फ्रांसीसी क्रांति की जड़ों में जाना होगा। हमें ये पता करना होगा कि ये क्रांति हुई क्यों और ऐसे क्या हालात बने कि ये क्रांति 1789 में ही हुई। तो प्यारे बच्चों, 14 जुलाई 1789, जी इसे याद रखने के लिए क्या याद करना है? एक साथ 8 लोग नहा रहे थे। यकीन नहीं आया तो गिन लो। खैर, ये वो दिन था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्रांति से पहले का क्या माहौल था, पहले हम इस बारे में बात करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सारी जनता इकट्ठा होकर खड़ी कैसे हुई राजा के खिलाफ। तो सन 1774 में, 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां राजा बने, 20 साल की उम्र में। ये अपने दादा लुई 15वां के मरने के बाद राजा बने थे। इस समय इस राजवंश की हालत खराब थी। लुई 16वां के काबिल होने न होने की बात तो बाद में आनी थी, इससे पहले उनका नसीब खराब था। जब वे राजा बने तो इनकी तिजोरी खाली थी। वर्साय का बड़ा महल और अपने राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए राजा खर्चे किए जा रहा था। और इसी दौरान लुई 16वां ने 1778 से 83 के बीच में युद्ध किया, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन था तो दूसरी तरफ फ्रांस, अमेरिका और स्पेन थे। इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका की मदद करके ब्रिटेन से उसके 13 इलाके वापस दिलाए।
ऐसे इलाके जिन पर किसी और देश का कब्जा होता है तो उन्हें उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत भी लगभग 200 सालों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ राज किया। खैर, दुनिया में लोकतंत्र आने से पहले ऐसा ही होता था कि एक ताकतवर देश कमज़ोर देश को अपना गुलाम बनाता था और उसके संसाधनों जैसे कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोल और वहाँ के लोगों का इस्तेमाल करके पैसा कमाता था। खैर, ब्रिटेन से तेहरा उपनिवेश वापस दिलाने के लिए युद्ध हुआ जिसमें हथियारों का प्रयोग हुआ और खर्चा बढ़ा। राजा पहले ही कंगाल था। उसने इस युद्ध के लिए 10 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया था और उससे पहले भी जिंदगी उधार पर ही थी। 10 अरब लिब्रे का पिछला उधार था तो टोटल हो गया 20 अरब लिब्रे। जैसे हमारे यहाँ हम पैसे को रुपए में गिनते हैं, ऐसे ही फ्रांस में उस समय पैसे को लिब्रे में गिना जाता था। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो करीब 1 रुपया बैठता है 20 लिब्रे के बराबर। तो कर्ज चुकाने में देर हो रही थी, इसलिए कर्ज देने वालों ने ब्याज की दर बढ़ाकर 10% कर दी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपये उधार लिए थे तो अब आपको वापस लौटाने पड़ेंगे 110 रुपये। अब राजा सेना का खर्च उठाने के लिए, राजदरबार और अपने नौकरों की तनख्वाह के लिए मजबूर हुआ टैक्स बढ़ाने के लिए। ये सारा टैक्स देती थी गरीब जनता। बस यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की नींव डली। जनता को गुस्सा क्यों आया, ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि जनता किस प्रकार की थी और अपना गुजारा कैसे करती थी। फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था 3 स्टेट में। स्टेट मतलब वर्ग या ग्रुप कह सकते हैं। पहला स्टेट था पादरी वर्ग का, दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग का जिसमें राजा के रिश्तेदार आदि आते थे, तीसरा वर्ग था क्रांतिकारी वर्ग। मैं इसे क्रांतिकारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बेचारे ही सारा टैक्स भरते थे और राजा के कर्ज बढ़ाने की बात से सबसे ज़्यादा परेशान भी ये थे। इस वर्ग में व्यापार करने वाले, अदालतों के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर और नौकर आते थे। तो ये अमीर और गरीब में बटा हुआ समाज था। पूरी पॉपुलेशन में 90% किसान थे। इन किसानों में ऐसे बहुत कम थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी, मतलब ज़्यादातर गरीब थे। लगभग 60% ज़मीन थी कुलीनों के पास, चर्च के पादरी के पास। उसके अलावा पहले और दूसरे स्टेट के पास ये स्पेशल पावर थी कि उसे टैक्स नहीं देना होता था। कुलीन वर्ग के लोग किसानों से सामंती कर वसूल सकते थे और किसानों को अपने मालिकों के घर में काम करके और अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो सेना में भर्ती होना पड़ता था। सड़कें बनाने में मजदूर के तौर पर काम करने से किसान मना नहीं कर सकता था। इसके ऊपर से टाइद नाम का टैक्स था जो चर्च को जाता था और टाइल ऐसा कर था जो सीधे राजा को दिया जाता था। नमक, तंबाकू जैसी रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ों पर भी टैक्स देना पड़ता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजा प्लस प्रथम स्टेट प्लस दूसरा स्टेट मिलकर राज्य चला रहे थे और इनके पास पैसा आता था टैक्स के रूप में जिसे तीसरे स्टेट वाले बेचारे चुकाते थे। देखिए फ्रांस में हालात कैसे बदले। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी जो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। जब लोग ज़्यादा हो गए तो खाने के लिए अनाज भी ज़्यादा चाहिए था। इन सालों के दौरान चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी, खासकर रोज़ इस्तेमाल होने वाली पाव रोटी की। चीज़ों की कीमतें तो बढ़ी, मज़दूरों की सैलरी नहीं बढ़ाई। हुआ ये कि मज़दूर और गरीब हो गए और मालिक और अमीर हो गए और अमीर गरीब के बीच की जो ये खाई थी वो और चौड़ी होती गई। कई बार ओले पड़ने की वजह से फसल चौपट हो जाती थी जिसकी वजह से पाव रोटी की कीमत और बढ़ जाती थी। एक महामारी कैसे तबाही मचा सकती है ये आपने कोरोना वायरस से समझ ही लिया होगा। जब इस तरह के हाल हुए तो पहले भी किसान थोड़ा विद्रोह कर चुके थे लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। हुआ ये, इस तीसरे स्टेट में ही जो सरकारी अदालतों में कर्मचारी और वकील थे, इस पढ़े लिखे वर्ग ने नए विचारों से प्रेरणा ली और क्रांति की शुरुआत की। कुल मिलाकर इनके दिमाग में आइडिया आया कि एक राजा हमारा इतना शोषण नहीं कर सकता कि हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 वर्ग बने हुए थे, ये अमीर और गरीब, लेकिन 18वीं सदी में एक नया समूह पैदा हुआ जिसे हम मध्य वर्ग या मिडिल क्लास कह सकते हैं। इस वर्ग में ऊनी और रेशमी कपड़ा बेचकर पैसा कमाने वाले कुछ लोग थे जिन पर कुछ पैसा आ गया था। तो इन सौदागरों, निर्माताओं और वकील कर्मचारी जैसे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने बोला अपन तुम्हारी वाट लगा डालेगा और किसी को भी सिर्फ इसलिए अधिकार नहीं मिलेंगे क्योंकि वह राज परिवार में पैदा हुआ है। समाज में किसको कितना सम्मान मिलेगा ये उसकी काबिलियत तय करेगी। सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, आज़ादी पाने का भी।
इस तरह के विचार दो लोगों ने बाकी लोगों में फैलाए, जिनका नाम था जॉन लॉक और दूसरे थे जियो जॉक रूसो। लॉक भाई साहब ने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवता होने को और उसके निरंकुश अधिकारों को गलत बताया। मॉन्टेस्क्यू नाम के बंदे ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की किताब में लिखा कि अकेला राजा कितना काम करेगा, सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना चाहिए। और ये जो 13 उपनिवेश फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन से आज़ाद कराए थे, वहाँ पर इसी मॉडल की सरकार बनी थी, जहाँ पर सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी हुई थी। ये लॉक और रूसो के विचार आग की तरह फैले। हर चाय और नाई की दुकान पर इसी बारे में बात हो रही थी, अखबारों में भी यही छप रहा था। इस माहौल में राजा ने अपनी तिजोरी भरने के लिए टैक्स बढ़ा दिया और जनता ने कहा, अब तो मौजी सटक ली है। टैक्स बढ़ाने की भी अपनी कहानी है, चलिए देखते हैं। राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसे इसके लिए एक स्टेट जनरल नाम की सभा की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ये एक ऐसी सभा थी जिसमें तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। ये राजा का फैसला होता था कि मीटिंग कब बुलाई जाए। इसकी पिछली बैठक बुलाई गई थी सन 1614 में और अब चल रहा है 1789 फ्रांस में क्रांति के समय। तो आप देख लो राजा इनसे सलाह लेना कितना पसंद करता था। खैर 5 मई 1789 को मीटिंग फिक्स हुई और वर्साय का महल सजाया गया। पहले दूसरे स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए और आमने सामने बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े किए गए। पहले तो इन लोगों को खड़े रखना ही इनका अपमान है, उसमें भी इन रिप्रेजेंटेटिव में पढ़े लिखे पैसे वाले लोग थे। इस सभा में किसान, औरतें और कारीगरों का आना मना था। ऐसे लोग जो सभा में नहीं आ सके थे, इन्होंने अपनी शिकायतें पत्र में लिखकर भेजी। ये पत्र टोटल थे 40,000। ऐसा समझिए जिन लोगों को आने नहीं दिया उन्होंने शिकायतें लिखकर अपने पत्र भेजे थे। एक बात तो साफ थी कि जनता जागरूक हो रही थी। अब तक प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार होता था और राजा इस बार भी यही चाहता था कि हर स्टेट एक वोट दे। लेकिन तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब की बार पूरी सभा मतदान करेगी और हर व्यक्ति का एक वोट होगा। लेकिन राजा ने इनकी बात नहीं मानी तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि महल से नाराज होकर बाहर आ गए। पुरानी व्यवस्था में परेशानी ये थी कि पहले और दूसरे स्टेट वालों को पहले ही अधिकार और ऐशो आराम मिल रहा था, इसलिए वे राजा की हाँ में हाँ मिलाते थे। सारी समस्याएं तीसरे स्टेट के साथ थी और टैक्स का भार भी और महंगाई की मार भी तीसरे स्टेट के साथ ही थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय महल के टेनिस कोर्ट में जमा हुए और कहा, अब हम हैं नेशनल असेंबली और हम कसम खाते हैं कि जब तक ऐसा संविधान नहीं बन जाएगा जो राजा की शक्तियों को कम करे, तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। टेनिस कोर्ट में ये बात कहने वालों में सबसे आगे थे मिराबियो और आबेसिये नाम के दो शख्स। जिस वक्त ये नेशनल असेंबली नए अधिकारों और कानूनों का संविधान लिख रही थी, उस दौरान पूरा फ्रांस आंदोलन कर रहा था। पाव रोटी की कीमतें बढ़ रही थी, बेकरी के मालिक कालाबाजारी कर रहे थे, जिसमें वो पाव रोटी कम है कहकर उसे और ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। गुस्साई भीड़ ने बेकरी की दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ राजा ने हालात बेकाबू होते हुए देखकर पेरिस में सेना को बुला लिया। इधर गुस्साई भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोलकर उसे तबाह कर दिया। गांवों में ये अफवाह फैल गई कि जिन जमीनों पर किसान मजदूरी कर रहे थे, उन जमीन के मालिकों ने गुंडे बुलाए हैं जो पकी हुई फसलों को बर्बाद कर देंगे। डर कर किसानों ने सोचा कि इससे पहले कि गुंडे हमारी फसल बर्बाद करें, हम अपनी ज़मीन के मालिकों पर हमला कर दें। बस किसानों ने कई अनाज के गोदाम लूटे और किसानों के टैक्स का हिसाब किताब रखे जाने वाले कागज़ों में आग लगा दी। इस तबाही और लूटपाट को देखकर ज़मीनों के मालिक जो कुलीन परिवारों से थे, अपनी ज़मीनें छोड़कर भाग गए। कुछ तो पड़ोसी देशों में भाग गए। जनता की बढ़ती शक्ति देखकर लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये माना कि मैं संविधान के अंतर्गत रहकर ही शासन करूंगा। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने धार्मिक कर समाप्त किया, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार छीने, सामंत व्यवस्था खत्म की और चर्च की कब्जा की हुई जमीन भी छीन ली। अब फ्रांस के पास संविधान तो था, लेकिन इस पर अभी भी राजा का शासन था।
क्रांति का असली मकसद यही था कि सारी शक्तियां राजा के पास ना रहें, बल्कि शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बंटे और योग्यता के आधार पर ही किसी को पद मिले। 1791 के संविधान के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई थी। कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को मिल गया। इस नेशनल असेंबली में 745 सदस्य थे, जिन्हें निर्वाचक नाम का एक समूह चुनता था, जिस समूह में 50,000 पुरुष होते थे। इन 50,000 पुरुषों को चुनते थे सक्रिय नागरिक, जिन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ था। इनकी कुल संख्या थी 40 लाख, जबकि फ्रांस की कुल जनसंख्या देखें तो वो थी 2.8 करोड़। तो इस कुल जनसंख्या में से भी वोट डालने का अधिकार सिर्फ 40 लाख लोगों को मिला था। जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था वो थे महिलाएं, दूसरा 25 साल से कम उम्र के पुरुष, तीसरा गरीब लोग। गरीब उन्हें माना गया जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। मतलब सीधा था कि जो ज़्यादा टैक्स दे रहे थे वही सक्रिय नागरिक कहलाए। अगर हम ध्यान से देखें तो हर आदमी को वोट का अधिकार अभी भी नहीं मिला और सत्ता राजा के हाथों से निकलकर अमीरों के हाथों में आ गई। आगे क्रांति क्या रूप लेगी ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।